हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज एंड गाइज हम बात करेंगे इक्टोकार्पस के बारे में। और इक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी होता है और इट इज़ माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस यूकैरियोटिक ब्राउन एल्गी। गाइज ब्राउन एल्गी जैसा आप जानते हैं फ्यूफाइसी के मेंबर को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा हम इन्हें माचो एल्गी बोलते हैं, केल्प के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़े जो एल्गी आते हैं गाइज वो इसी ग्रुप में आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्रॉइट कॉलोनी बनाते हैं इसलिए, और अंडर वाटर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे स्पेसिफिक यूनिक करेक्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। टुडे जो टॉपिक हमारा है वो इक्टोकार्पस, जो कि ब्राउन एल्गी तो है बट ये ब्राउन एल्गी में सबसे ज़्यादा बेसिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का मेंबर्स है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का ब्राउन एल्गी है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। जबकि इसके अपोजिट इस ग्रुप के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये गाइज, जो एल्गी में सबसे बड़े जो एल्गीज होते हैं वो ब्राउन एल्गी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद आज जो हमारा टॉपिक है एक्टोकार्पस, वो एक माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ब्राउन एल्गी है। और इट इज़ फॉर द सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी, टीजीटी एंड जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस का टॉपिक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो इक्टोकार्पस होता है गाइज वो एक स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मतलब इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो इसे समझने के लिए आप इसे देखें, जो मैं देख रहा हूँ ये इसका जो थैलस होता है गाइज वो डिप्लाइड होता है, जैसे हम बोलते हैं 2n मतलब डिप्लाइड क्रोमोसोम नंबर के। इसके ऊपर दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं गाइज। देखिए डिप्लाइड पूरी प्लांट बॉडी डिप्लाइड है, मगर इसके ऊपर एक डिप्लाइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। और इनके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं गाइज वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। जबकि इसके अलावा दूसरे जो फिलामेंट्स होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं या गैमेटोफिटिक फिलामेंट बोलते हैं गाइज। एक्चुअली गैमेटोफिटिक फिलामेंट बोलेंगे और यह स्पोरोफिटिक फिलामेंट बोलेंगे। ओवरऑल जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है जो डिप्लाइड है। अब ये गैमेटोफिटिक फिलामेंट में जो प्लांट बॉडी बनती है शायद इसका नाम होता है प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, जबकि इधर जो प्लांट बॉडी बनती हैं वो कहलाती हैं प्यूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। जबकि इधर केवल एक बनती है और इसमें बनते हैं गाइज आपके गैमीट्स। ठीक है, इधर जो बनते हैं गाइज आपके प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया स्पोरेंजिया बनती हैं और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी बनती हैं। इनमें दोनों में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं वो माइटोस्पोर कहलाते हैं गाइज, माइटोस्पोर्स। और जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं उन्हें हम मियोस्पोर्स कहते हैं गाइज, मियोस्पोर्स कहते हैं ना। गाइज आप इसमें देख सकते हैं गाइज, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा सकता हूँ। दिस इज इक्टोकार्पस थैलस एंड दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में पहले हम एक तरीके के देख रहे हैं कि स्पोरोफिटिक फिलामेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफिटिक फिलामेंट में दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे गाइज। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। एक इस पर प्रेजेंट है ये वाले आप देख रहे हैं ना, इसमें मल्टी चैम्बर्ड है तो इन्हें बोलते हैं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। और दूसरे हैं एक सिंगल चैम्बर्ड वाले, इन्हें हम बोलते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। इनके अंदर बनते हैं स्पोर्स। और ये गाइज जो स्पोर्स भी दो टाइप के होते हैं। देखिए यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लाइड होते हैं, ठीक है गाइज, इसमें मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स वो आपके डिप्लाइड होते हैं। बट दोनों ही ये पार्टिसिपेट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं ये नीचे वाला थैलस देखें, ये आपका गैमेटोफिटिक फिलामेंट है जो कि हैप्लाइड है। पूरी प्लांट मतलब ये वाले जो फिलामेंट है वो हैप्लाइड्स हैं। और ये हैप्लाइड पे केवल एक टाइप की गैमेट स्पोर रिप्रोड्यूसिंग आर्गन जिन्हें हम बोलते हैं प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया बनती है। और इसके अंदर जो चूँकि ये पूरा प्लांट बॉडी ही हैप्लाइड्स है, देख रहे हैं ना एन नंबर, तो इसके अंदर जो गैमीट बनते हैं वो भी हैप्लाइड्स होते हैं और इन्हें हम कहते हैं गैमीट। और इसमें दो तरीके के गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। कैसे, इतना समझने के बाद हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सेट, लगभग 9 to 8 सेट आपको MCQ के बनाए हैं इस टॉपिक पे। अब हम एक लास्ट सेट ऑफ MCQ जिसमें हम केवल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया समझ रहे गाइज आप, ये जो आपका डिप्लाइड फिलामेंट होता है जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, उसके ऊपर जो दो टाइप की स्पोरेंजिया बनती हैं उनमें से एक है। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में क्या बात सही है। तो पहला पॉइंट है प्रोड्यूस बाय डिप्लाइड स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इक्टोकार्पस की हम बात करें, इक्टोकार्पस का जो मेन प्लांट बॉडी होता है जो हम देखते हैं अपनी आईज से, वो स्पोरोफाइट होता है और वो डिप्लाइड होता है एल्गी के अपोजिट। दूसरे जो मोस्ट ऑफ द एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लाइड होती है, बट इक्टोकार्पस में मेन प्लांट बॉडी को कहते हैं हम स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है डिप्लाइड। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये डिप्लाइड स्पोरोफाइट पे बनती है मेन प्लांट बॉडी पे। दूसरा पॉइंट है कि जो
प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जिया होती है, ये कॉन्सेप्ट होती है। आपने अभी पिक्चर में देखा गाइस, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जिया आप देख रहे हैं गाइस, ये कैसी है, ये दिस वन, ये कॉन्सेप्ट हो गई। देखिए इसका चौड़ा इस तरीके से, नीचे वाला पार्ट और नीचे इस तरीके, ये कॉन्सेप्ट हो गई। तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा पॉइंट है तीसरा कि प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जिया आर ऑफ वेरिएबल साइज, ये डिफरेंट साइज़ की होती है गाइस, देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बड़ी साइज़ की दिख रही है आपको, इस वाले पे आपको छोटी साइज़ की दिख रही है, यहाँ पे और छोटी दिख रही है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये और छोटी दिख रही है, तो वेरिएबल साइज़ की भी होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोक्यूल विद डिफरेंट शेप। देखिए इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, देखिएगा ये बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, और इस चैम्बर्स का जो शेप होता है, कुछ ऊपर के चैम्बर छोटे होते हैं, नीचे के चैम्बर बड़े होते हैं। तो ये बात भी सही है कि जो बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और चैम्बर की साइज़ में डिफरेंस होता है गाइस। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो ये सभी स्टेटमेंट प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जिया के बारे में सही है। नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन में बात करेंगे, विच फैक्ट इज़ ट्रू अबाउट दी माइटोस्पोर्स। देखिए फिर से एक बार मैं समझाऊंगा आपको। माइटोस्पोर्स देखिए ये थैलस हो गया स्पोरोफाइट का मेन प्लांट बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे कट करता हूँ। देखिए ये आपका मेन प्लांट बॉडी जो डिप्लॉइड हो गया, और इस पर दो टाइप के फिलामेंट हैं, एक ये हैप्लॉइड फिलामेंट है और ये आपके डिप्लॉइड फिलामेंट है 2x वाले, ठीक है, थैलस की तरह। और इस पर दो टाइप की स्पोरेंजिया बनती हैं, एक आपकी बनती हैं मल्टीलोकुलर और एक बनती हैं यूनिलोकुलर। तो जो यूनिलोकुलर में बनती है गाइस, वो जो होती हैं उसमें म्योसिस के थ्रू बनते हैं। तो जो बनने वाले स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे गाइस, वो हैप्लाइड होंगे, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं मियो स्पोर्स, उनका नाम ही है मियो, मियो मतलब म्योसिस बने। और जो प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जिया होती है उसके अंदर जो बनते हैं उसमें म्योसिस नहीं होती, उसके अंदर केवल माइटोसिस होती है। तो कहने का मतलब है ये डिप्लाइड थे, ये भी इसका न्यूक्लियर डिप्लाइड था, मगर यहाँ पे म्योसिस हो गई तो बनने वाले स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लाइड। जबकि ये भी थैलस डिप्लाइड है, इसका जो फिलामेंट स्पोरोफाइट वो भी डिप्लाइड है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा सेल का वो भी डिप्लाइड होगा। अब म्योसिस हो नहीं रही, तो जो स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लाइड होगा। और इन स्पोर्स को चूंकि म्योसिस नहीं हुई है, तो म्योसिस के बगैर जो स्पोर बनते हैं तो वो कौन से स्पोर बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन पहले समझिए कि विच ट्रू अबाउट द माइटोस्पोर्स हैं ये जो स्पोर्स, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके बारे में कौन सी बात सही है। पहला पॉइंट देखिए, बाइफ्लैजलेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूरे एल्गी में जो भी स्ट्रक्चर्स होती है सब बाइफ्लैजलेट होती हैं, एक छोटा सा फ्लैज एक बड़ा सा फ्लैजला, ठीक है। ये बाइफ्लैजलेट होती हैं, और फ्लैजला कैसे होते हैं, लैटरल। दूसरी बात है कि कॉम्पिटेंट फॉर स्विमिंग शॉर्टली आफ्टर रिलीज, जब ये स्पोरेंजिया से निकल जाते हैं तो एकदम मतलब स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब कॉम्पिटेंट मतलब एनर्जी से भरे हुए होते हैं, और रिलीज के बाद स्विमिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल गाइस बात, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद डी स्टेटमेंट है कि प्रोड्यूस इन, अभी हमने आपको बताया ये वाला स्टेट कि प्लूरिलोकुलर स्पॉन्जियम बनते हैं विदाउट म्योसिस, और वो कैसी होती है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पे डेवलप होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्टोकार्पस कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, उस पर बनते हैं ये प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर गाइस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ई लास्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है ABCD में दी हुई वो बिल्कुल सही है अबाउट दी माइटोस्पोर्स के बारे में गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको माइटोस्पोर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे अब कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ विप्लेस फ्लैजिला ऑन द गैमीट्स ऑफ द इक्टोकार्पस। पहले क्वेश्चन को सही करेगा, इस नॉट इसमें हटा दें, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ विप्लेस फ्लैजिला ऑफ द गैमीट ऑफ इक्टोकार्पस। तो पहले हम समझते हैं गाइस, ये स्पोर्स हो गया पेयर शेप नाशपाती के तरह, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं जो लैटरली प्लेस्ड होते हैं, और एक फ्लैजिला बहुत बड़ा सा होता है लाइक दैट, और ये छोटा सा फ्लैजिला होता है। तो इसमें जो ये वाला फ्लैजिला होता है छोटा वाला, ये जो छोटा सा फ्लैजिला होता है इसे बोलते हैं विप्लेस फ्लैजिला, और जो बड़ा फ्लैजिला होता है इसे बोलते हैं टेंसल फ्लैजिला। इसके ऊपर छोटे छोटे से प्रोसेस जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। अब हम इसके काम के बारे में बात आई है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, छोटा जो विप्लेस फ्लैजिला होता है इसके बारे में कौन सी बात सही है। इसे हम एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। नाउ एक पॉइंट ये देखा गया, जब इस पर हम ब्लू कलर की लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 450 नैनोमीटर होती है, जब ये लाइट डालते हैं तो ये एक कलर की ऑटो फ्लोरेंस सिक्रीट करता है, मतलब इससे लाइट निकलती है। ये बात बिल्कुल सही, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बताई थी, थ्योरी में भी बताई है। दूसरा स्टेटमेंट है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्ट्रेस, जब इस पर किसी तरीके की मतलब ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से जब ये मूविंग करता है वाटर में, तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट से जब ये टकरा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एकदम अपनी डायरेक्शन आप स्विमिंग जो होता है चेंज कर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग इनिशियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द गैमीट्स। जब मतलब आपका गैमीट की बात कर रहा है, विप्लेस फ्लैजिला गैमीट में भी होते हैं, स्पोर्स भी होते हैं। तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नहीं, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बनते हैं उनके बारे में। मगर फ्लैजिला की पोजीशन, फ्लैजिला का नंबर सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो ये जब दो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब जब वो जाइगोट बनाने की कंडीशन में होते हैं, फर्टिलाइजेशन होने की कंडीशन में होते हैं, जब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें ये छोटा वाला जो फ्लैजिला होता है विप्लेस फ्लैजिला काफ़ी इंपॉर्टेंट या अहम रोल प्ले करता है गाइज, ये बात भी सही है।
और डी स्टेटमेंट है कि गैमिट्स हैव ए कॉन्केव डिप्रेशन एट द लेवल ऑफ आई स्पॉट। ये पॉइंट कह रहा है कि जो गैमिट्स होते हैं शायद इस तरीके के, तो ये इनके जो यहाँ वाला पोर्शन होता है इसमें यहाँ पे फ्लैश ऐसे करके थोड़ा सा दबाव होता है, लाइक दैट एक डिप्रेशन होता है, हम इस तरीके से बना सकते हैं लाइक दैट ये, और ये फ्लैजला होते हैं जी, इस तरीके से होता है, ये छोटा सा फ्लैजला होता है। तो ये जो डिप्रेशन होता है ये इसकी बात कर रहा है, ये कॉन्केव डिप्रेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही, गैमेट हैव ए कॉन्केव डिप्रेशन एट द लेवल ऑफ आई स्पॉट। आई स्पॉट का मतलब जहाँ से फ्लैजला ओरिजिनेट हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग एक डिप्रेशन होता है। तो ये बात भी सही है गाइस, तो करेक्ट आंसर हमारा होता है ए, लास्ट ऑप्शन सही है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है। ट्रू स्टेटमेंट, केवल सिंपल सा पूछा है ट्रू स्टेटमेंट। देखिए मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो स्पोरोफाइट बनता है, सब लोग जानते हैं। मेल गैमिट में एक्स क्रोमोसोम, फीमेल गैमिट में एक्स क्रोमोसोम, फ्यूज होने के बाद स्पोरोफाइट बनाते हैं जो डिप्लाइड होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं प्रोसेस को, बिल्कुल सही है। दूसरा स्पोर्ट है सिंगल गैमिट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, हाँ एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सिंगल फीमेल गैमिट भी आपका स्पोरोफाइट बना सकता है, मगर चूंकि उस प्रोसेस का नाम है पार्थिनोजेनेसिस तो बनने वाले स्पोरोफाइट का नाम है पार्थिनोस्पोरोफाइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस ये भी। थर्ड स्टेटमेंट है, ये तो गैमेट था, अब है म्यू स्पोर्ट्स। जब स्पोर्ट्स मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कभी कभी कि जो म्यू स्पोर्ट्स होता है, जो आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बना है, वो जो होता है एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है हेट्रोब्लास्टी, उसके थ्रू डेवलप हो जाता है डायरेक्टली स्पोरोफाइट में। तो उस कंडीशन में उसे भी बोलते हैं पार्थिनोस्पोरोफाइट, मगर यहाँ प्रोसेस का नाम क्या है हेट्रोब्लास्टी, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर्ट्स में हो रही है। जब ये प्रोसेस गैमीट में होती है तब इसे प्योरली पार्थिनोजेनेसिस ही बोलते हैं, और जब ये स्पोर के थ्रू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम हेट्रोब्लास्टी बोलते हैं गाइज, और ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं, इन विच द फॉलोइंग इज वन इज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्प। एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है इसमें, इन विच द फॉलोइंग गैमिटोफाइट प्रोड्यूस ओनली प्लूरिकुलर गैमेटेंजिया एंड दीज आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लूरिकुलर स्पोरेंजिया इन स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही बात है गाइस। देखिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ये स्पोरोफाइट हो गया जो डिप्लाइड है, इसके ऊपर दो टाइप के फिलामेंट, एक हैप्लाइड फिलामेंट और दूसरा डिप्लाइड फिलामेंट, ठीक है। इस हैप्लाइड फिलामेंट के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है प्लूरिकुलर गैमेटेंजिया, बिल्कुल सही है गाइस। इस पर आपके दो तरीके की बनती है, एक यूनिलोकुलर बनती है और एक प्लूरिलोकुलर बनती है। तो कहने का मतलब है जो प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया होती है और जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है ये ऊपर से देखने में बिल्कुल एक सी नज़र आती हैं गाइस। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर मार्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विश मतलब कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट देम, उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं वो देखने में बिल्कुल एक से ही लगते हैं गाइस, क्योंकि फिलामेंट होते हैं सिंपल, उनका अंदर की चेंज होते हैं, ऊपर से मार्फोलॉजिकली हम उन्हें इनडिस्टिंग्विश मतलब उन्हें अलग नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, ये भी सही बात है। दिस स्टेटमेंट है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट एट मैच्योरिटी इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, बिल्कुल सही बात है। जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, कब, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। और दिस स्टेटमेंट है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश मार्फोलॉजिकल इंक्लूडिंग जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक फिलामेंट होते हैं, जैसे लाइक दैट हम इसकी बात करें तो जैसे ये हमारा स्पोरोफाइट हो गया, स्पोरोफाइट का थैलस हो गया, ये आपका डिप्लाइड स्पोरोफाइटिक फिलामेंट और ये हैप्लाइड गैमेटोफाइटिक फिलामेंट है। तो ऊपर से मार्फोलॉजिकली इन दोनों फिलामेंट में भी कोई डिफरेंस देखने में नहीं आता है। तो ये बात भी सही है कि स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइट जो होते हैं वो डिफिकल्ट है उन्हें आपस में पहचानना। डिफिकल्ट का मतलब पहचान सकते हैं मगर डिफिकल्ट है, कोई ऐसी क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज स्पोरोफाइट दिस इज गैमेटोफाइट, बट इनकी प्लाइडी में चेंजिंग होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो जेनेटिक पॉइंट है। तो इस तरीके से ये बात सभी ABCD आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्टोकार्पस। फिर से इक्टोकार्पस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं हम, इक्टोकार्पस के बारे में कौन सी बात सही है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इन क्वेश्चन में गाइस। देखिए डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज एंड एपीमेरल लाइफ स्टेजेस, क्योंकि जो आपका एक्टोकार्पस होता है ये इसकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एपीमेरल मतलब होता है जिसका 6 मंथ में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उन एल्गी को हम बोलते हैं एपीमेरल एल्गी। तो कह रहा है डिस्पाइट, एक तो इसकी स्मॉल साइज का होता है, दूसरा इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम टाइम में पूरी होती है, किस बोल 6 मंथ में। ये फिलामेंटस ब्राउन एल्गी हैव बीन फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड टू बी plagued by various pathogens including various viruses, eukaryotic parasites of different phylogenetic lineage, Oomycetes, Cytrides and parasite related to the प्लाज्मोड्यूफोरा। बिल्कुल सही बात है गाइस, कह रहा है कि जो आपका एक्टोकार्पस का साइज़ बहुत छोटा आता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, उसे हम एपीमेरल लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ये फिलामेंटस एल्गी होता है। इसके अलावा कह रहा है इसमें बहुत सारे पैथोजेंस इस पर अटैक कर लेते हैं, जैसे कि आपका ओमाइसिटीज भी कर सकता है, साइट्राइड भी कर सकते हैं, हाइपोसाइट्राइड भी कर सकता है, और बहुत सारे पैरासाइट जो कि प्लाज्मोड्यूफोरा के मेंबर्स होते हैं वो इसे अटैक कर सकते हैं, इसमें डिजीज़ काज कर सकते हैं गाइस। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लाज्मोडिफोरियन जो मोलिनिया
एक्टोकार्पी मतलब एक जो प्लाज्मोडिफोरा मेंबर्स है जो इस पर डिजीज काज करता है, उसका इन्होंने नाम ही रख दिया इसके नाम से रिलेशन में कि प्लाज्मोडिफोरियन मोलिनिया एक्टोकार्पी इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसके ऊपर रहने वाला एक ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब केवल वो इसी पे ही रहेगा, अगर इसे हटा दें तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर मतलब इसकी सेल के अंदर, सेल और सेल के बीच में जगह होती है, उनके बीच में ही रहता है गाइस, बिल्कुल सही बात है। और आर एक्टोकार्पेल्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो आर्डर एक्टोकार्पेल्स उसके जितने मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल लिपिड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फास्फेटिडिकोलाइन। ये बात आपको ध्यान रखना है, काफ़ी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, मतलब पहली बार जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फ्यूफाइसी कंटेन बीटेन लिपिड्स, इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द फ्यूफाइसिन जो होते हैं उनके अंदर एक और लिपिड होती है जिसे हम बोलते हैं बीटेन लिपिड्स या DGTA। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ आपको नहीं बताया, इतना ध्यान रखें। एक बीटेन लिपिड भी पाई जाती है और एक फास्फेटिडिकोलाइन भी। मोस्ट ऑफ द एक्टोकार्पेल्स में एक एक्टोकार्पेल देखिए ब्राउन एल्गे का एक ग्रुप हो गया, जबकि कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द फ्यूफाइसी में आपके बीटेन लिपिड पाई जाती है। तो ये हमने जो आपको बातें बताई ये बिल्कुल सही, अपने ध्यान रख लें और इंपॉर्टेंट है ये गाइज काफ़ी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन रखता है अपने आप में, ये क्वेश्चन कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। देखिए टिप ग्रोथ मैकेनिज्म, ग्रोथ जो होती है टिप के ऊपर उसकी एक अपनी मैकेनिज्म होती है जिसे बोलते हैं टिप ग्रोथ मैकेनिज्म इन एक्टोकार्पस, जिसे हम बोलते हैं एपिकल ग्रोथ की बात जो करते हैं एक्टोकार्पस, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, जो एक्टिव बेसिकल, बेसिकल मतलब जो गाल्जी ऑपरेटर जो स्मॉल बेसिकल से निकलती हैं, ट्रैफिकिंग मतलब उनकी जो रैंडम मूवमेंट ट्रैफिकिंग करना, तो एक्टिव बेसिकल ट्रैफिकिंग इन द एपिकल सेल इन द फिलामेंट, फिलामेंट की एपिकल सेल में जो बेसिकल्स होती हैं इनकी ट्रैफिकिंग, उनकी जो जिगजैग मूवमेंट होती है उसे हमें देखना किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू, किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू। कह रहा है इज रिव्यूड, रिव्यूड का मतलब उन्हें एनालिसिस करेगी कैसे करके वो मूव कर रही हैं थ्रू दी टेक्निक। किस टेक्निक के थ्रू हमने रिव्यू कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये टेक्निक का नाम है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, कॉमन इसे हम बोलते हैं FRAP। विच इज जो टेक्निक है, इस तरीके से हम पूरी ने बात बता दी। देखो एक पहले बात सुनो, टिप ग्रोथ मैकेनिज्म कहाँ पाई जाती है, एक्टोकार्पस में। क्या इसमें इसे हम कैसे देखते हैं, एक टेक्निक होती है जिसका नाम है FRAP, फुल फॉर्म होता है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग के बाद, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी बेसिकल्स हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी हम मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है गाइस। फिलामेंट की जो एपिकल सेल होती है उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, FARP का क्या है, तो फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इसकी फुल फॉर्म है, और इट इज ए टेक्निक टू रिव्यू एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव वेसिकल ट्रैफिकिंग दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिप ग्रोथ मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। अब ये टेक्निक जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, जो FRAP जो है ये किस तरीके की टेक्निक है, ये लैब्स इमेजिंग टेक्निक है, मतलब कुछ देर के बाद मतलब ऑब्जर्व करती है, या लाइव इमेजिंग, बिल्कुल लाइव इमेजिंग को दिखाती है, बोथ नन ऑफ देयर। गाइस देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है केवल, तो ये गाइस इसके लिए करेक्ट आंसर है सी। ये दोनों तरीके की मैकेनिज्म है, लैब्स इमेजिंग भी टेक्निक है और लाइव इमेजिंग, मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूस जो मूवमेंट हो रहे हैं उन्हें भी देख सकता है, या कुछ टाइम के बाद की जो मूवमेंट होते हैं उन्हें भी रिव्यू कर सकता है, उन्हें भी दिखा सकता है रिकॉर्ड करने के बाद। तो करेक्ट आंसर हमारा 7 का सी। क्वेश्चन नंबर हम 8 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द LCM। ये भी गाइस काफ़ी टेक्निक के बारे में एक क्वेश्चन, तो इसमें ये दिखा जाता है जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म हमें आना चाहिए कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द LCM। LCM का मतलब होता है लेजर कैप्चर माइक्रो डिसेक्शन, ठीक है। पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, LCM में मैथमेटिक्स वाला गाइड नहीं है, LCM लेजर कैप्चर माइक्रो डिसेक्शन फुल फॉर्म होता है LCM का। अब इसके बारे में क्या बात सही है, तो पहला समझें, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है आपको। ये जो टेक्नोलॉजी है इट फैसिलिटेट का मतलब हमें प्रोवाइड करती है द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम ट्रू सेक्शन। जैसे हम किसी सेल का, किसी प्लांट का या किसी एनिमल का बड़ा सा पार्ट ले लें, उसमें एक पार्टिकुलर सेल को अलग कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। इट फैसिलिटेट द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन। दूसरा पॉइंट है, इट फाउंड टू बी extremely powerful tool for examining genome-wide expression profiles in specific cell types when it combined with the RNA amplification technique। मतलब ये छोटा पार्ट होता है, उसमें जो प्रोसेस चल रही है DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस की जो बोलते हैं हम, उसका जो मतलब क्या कह सकते हैं, RNA एम्पलीफिकेशन से ऐड करने के बाद हम इसे इसके जीनोम वाइड जो एक्सप्रेशन प्रोफाइल है उसे भी हम रिव्यू कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और LCM हैज़ बीन यूज टू स्टडी सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्टोम, मतलब ट्रांसक्रिप्टोम सेल, एक सेल में हम जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी करने की जो मैकेनिज्म है हम वो भी स्टडी कर सकते हैं LCM के थ्रू, एक्टोकार्पस या कहीं पे भी, ठीक है गाइस। तो डी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ABCD अबाउट द LCM आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली राइट, सो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, इन विच द फॉलोइंग फैक्ट ट्रू अबाउट द एक्टोकार्पस। फिर से एक बार एक्टोकार्पस को हम जानेंगे, एक्टोकार्पस के बारे में गाइस। देखिए साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वेरी विद इन सेम ऑर्गेन। एक क्लोरोप्लास्ट की सेल जो होती है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर और क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है, कितना बड़ा कितना छोटा, ये वेरी करता है। इसका कोई ऐसे कॉन्स्टेंट बात नहीं है कि इतने साइज का होगा और इतने नंबर होंगे, नंबर और साइज दोनों वेरी करते हैं एक्टोकार्पस की हर एक सेल में, बिल्कुल सही बात है। और B स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर रीजन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसके मतलब न्यूक्लियर रीजन एक्टोकार्पस की सेल का
जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे हमने देखा है कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल भी एक स्ट्रक्चर होती है, कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। एनिमल प्लांट में बेसिक डिफरेंस क्रिएट करती है सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस। तो सेंट्रियोल की 2 सेंट्रियोल का पाया जाना ये बताता है कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन का एक फैक्ट्री है। ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को डिफरेंट पोल की तरफ खींचते हैं, वो उन धागों को, उन थ्रेड को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बिल्कुल सही बात है गाइज। और डी सी स्टेटमेंट है कि माइक्रोकांड्रिया जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो पेरिफेरल रीजन में होते हैं, मतलब सेल के आउटर साइड में होते हैं, मतलब यहाँ पे पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट, ये बात भी सही है। और जो अपने बच्चों मतलब दूसरी जो सेल डिवाइड होने के बाद जो ट्रांसफर होता है वो भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो ट्रांसफर होता है वो मैटरनली होता है। इसके अलावा डी स्टेटमेंट है कि सेवरल प्लाज्मोडेस्मेटा डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द क्रॉस वॉल। जो 2 सेल के बीच में ऐसे देखा ना, ये जो क्रॉस वॉल के बीच में, सेल वॉल के बीच में जो क्रॉस वॉल होती है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा इस तरीके से धागे होते हैं जो एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन बनाए रखते हैं, और ऐसी कंडीशन एक्टोकार्पस में गाइज पाई जाती है। जो करेक्ट आंसर गाइज आपका होता है ये स्टेटमेंट भी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू वन अबाउट द लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस की, उसके बारे में कुछ हम बात करते हैं इसमें। देखिए, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, ये बात तो बिल्कुल सही गाइस। जो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इन्वॉल्विंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किन के बीच, इंडिपेंडेंट एंड मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो अपने आप पे कैपेबल है, उन्हें किसी दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। दोनों स्पोरोफाइट और जो गमीटोफाइट है वो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग दिखते हैं, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। तो इसमें ये बात ध्यान रखें कि मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट की जो बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी टफ है, क्योंकि मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो मेन होता है, और जो गमीटोफाइट होता है यहाँ पे केवल एक सिंपल सा गैमीट के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। गैमीट कैसे होते हैं, उनके अंदर फ्लैजेला होते हैं, स्पोरोफाइट इसका मेन प्लांट होता है। तो कहने का मतलब इसके जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, मतलब ठीक है गाइज। वो फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो क्वेश्चन में था वो गैमेटोफिटिक फिलामेंट और स्पोरोफिटिक फिलामेंट एक से होते हैं, जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरेशन की बात। तो एक्टोकार्पस में का जो स्पोरोफाइट होता है वो तो मेन प्लांट होता है जो हम उसकी हम स्टडी करते हैं, और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन का नाम आता है वो केवल गैमीट्स होते हैं। और तो गैमीट्स को और एक मेन प्लांट से हम बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, बहुत ईजिली होते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। सही स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट है एक्टोकार्पस पॉजेस द रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब है इन दोनों पॉइंट पर, डेवलपमेंट के पॉइंट पे और रिप्रोडक्शन के पॉइंट पे, एक्टोकार्पस के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब दोनों पॉइंट पे प्लास्टिसिटी शो करता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि रिप्रोडक्शन के इसके पास 3 तरीके हैं। देखिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, और इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी है। इसी तरीके डेवलपमेंट में भी बहुत सारे इसके अंदर प्लास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब कि कुछ रुक के कुछ और तरीके की स्ट्रक्चर बन जाए, उससे भी काम चल सकता है। और सी स्टेटमेंट है कि लाइफ साइकिल ट्रांजिशन आर कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मैकेनिज्म्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्लॉइडी। कहने का मतलब जो लाइफ साइकिल में ट्रांजिशन होता है कि मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये जेनेटिक कल कंट्रोल होता है, क्योंकि देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसी है आपकी डिप्लॉयड है, और गैमेट जो है, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो कैसी है, हैप्लॉयड है। तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है, जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, और आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्लॉइडी। इनमें प्लॉइडी का कोई मतलब नहीं होता। देखिए, स्पोरोफाइट आपका कैसा है, डिप्लॉयड है, और गैमेटोफाइट कैसा है, यहाँ पे हैप्लॉयड है। तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब प्लॉइडी से कोई कंसर्न नहीं है, और ये जो इनका एक दूसरे में ट्रांजिशन बदलते रहना, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। ये बात भी सही है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं विच वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तब क्या बात सही है। पहला पॉइंट है मोस्ट पार्थेनोजेनिक स्पोरोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, स्पोरोफाइट जो नॉर्मल वे में बनता है, गैमेटोफाइट दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं तो आपका स्पोरोफाइट बनता है, सॉरी गैमेटोफाइट बनता है। मगर कभी कभी होता है गैमेट फ्यूज होने में रह जाता है, तो ये सिंगल गैमेट भी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कह रहा है कि जो मोस्टली पार्थेनोस्पोरोफाइट जहाँ कहीं पे बनते हैं तो वो हैप्लॉयड होते हैं। मगर एक प्रोसेस होती है जैसे मैंने बताया था आपको, इंडोर रीडुप्लीकेशन के थ्रू जो हैप्लॉयड पार्थेनोस्पोरोफाइट होता है वो खुद को डिप्लॉयड में कन्वर्ट कर लेता है, मगर ये एक लेटर प्रोसेस है। मगर जो कह रहा है मोस्ट ऑफ द पार्थेनोस्पोरोफाइट जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉयड ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, या तो वो म्यूस्पोर से बनेंगे हेटेरोब्लास्टी के थ्रू, या फिर वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे फीमेल गैमीट के थ्रू। तो ये मोस्टली केसेस में जो पार्थेनोस्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है गाइस, हैप्लॉयड होता है। और बी स्टेटमेंट कह रहा है गैमेटोफाइट कैन जर्मिनेट पार्थेनोजेनेटिकली टू प्रोड्यूस पार्थेनोस्पोरोफाइट। देखिए, जो गैमीट होता है वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू पार्थेनोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही थी। और इसका सी स्टेटमेंट है कि पार्थेनोजेनेसिस एंड हेटेरोब्लास्टी बोथ कैन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। सही बात है। देखिए, हेटेरोब्लास्टी म्यूस्पोर के थ्रू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगी, और पार्थेनोजेनेसिस फीमेल गैमीट के थ्रू आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये बात भी सही है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी।
क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं गाइज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्लैजेला ऑफ द गैमीट ऑफ द इक्टोकार्प। इक्टोकार्पस के जो गैमीट होते हैं उनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं लाइक दैट। ये फ्लैजेला, ये गैमीट हो गया, ये दो फ्लैजेला, एक यहाँ पे इस तरीके से होता है बड़ा सा और एक छोटा सा फ्लैजेला होता है। इन फ्लैजेला के बारे में हम बात करेंगे कि इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गैमीट हैव टू लेटरली ओरिएंटेड फ्लैजेला, बिल्कुल सही बात है। एक का नाम टेंसिल या लार्ज या प्नेमेटिक फ्लैजेला होता है, दूसरा वाला विप्लेस या स्मॉल या एक्रोनिमेटिक होता है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट है जो एक्रोनिमेटा होता है, जो नीचे की तरफ होता है छोटा वाला सा ये वाला एक्रोनिमेटा is extremely sensitive to mechanical stress and play important role in establishing initial sexual contact between the gamete। ये sexual contact में और mechanical sense मतलब दूसरा जो gamete आएगा फीमेल वाला उससे जब अटैच होगा या किसी पत्थर या स्टोन से होगा तो बड़ा सेंसिटिव होता है, और जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बात बिल्कुल सही है गाइज। और सी स्टेटमेंट है, डिटेल्स ऑफ फ्लैजेलर ऑपरेटर, जो इनके अंदर फ्लैजेलर ऑपरेटर्स होता है मतलब दोनों गैमीट के जहाँ से उनकी ओरिजिन होती है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर स्टडीड, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर चुके हैं। कहने का मतलब उसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू करी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल साइज़ का माइक्रोस्कोपिक है, जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा डिस्पाइट द डिफरेंट बिहेवियर, जी बिहेवियर दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट लगते एक से, मगर इनका बिहेवियर चूँकि थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मगर इनके जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, ऊपर का बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। नो डिफरेंस इन फाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक सेम और बिहेवियर में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके बिहेवियर का डिफरेंस का मतलब गाइस क्या है कि एक जो होता है थोड़ा छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दूसरा जब रिलीज होते हैं तो मेल वाला गैमेट होता है वो 8 घंटे तक स्विमिंग करता है और जबकि फीमेल गैमेट केवल 5 मिनट स्विमिंग करता है। तो ये बिहेवियर की चेंजिंग है, ऊपर देखने में दोनों हमें एक से लगेंगे। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू डिस्क्राइब इट्स लाइफ साइकिल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन एंड अंडर न्यूक्लियर डीएनए चेंजेस इन द रिसेंटली सीक्वेंस्ड इक्टोकार्प जीनोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्राउन एल्गी में अगर या फिर यूकैरियोटिक एल्गी में किसी एल्गी का जीनोम साइंटिस्ट ने अभी तक पूरा स्टडी कर लिया है, जैसे बोल रहे हैं एनोटेटेड कर लिया है, सीक्वेंस की स्टडी हो चुकी है, तो वो आपका है गाइस इक्टोकार्पस, आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे सीक्वेंसिंग करने में जो जो टेक्निक यूज़ करी उनके बारे में बात करी जा रही है कि वो कौन कौन सी टेक्निक थी। तो गाइज आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्टडी के लिए बनाया। फ्लोसाइटोमेट्री का यूज़ किया गया था, मल्टी फोटॉन इमेजिंग का यूज़ करा गया था, कल्चर स्टडी का यूज़ कराया गया था, बायोइन्फॉर्मेटिक सर्वे भी यूज़ करा गया था, और ई स्टेटमेंट आल। तो ये सभी टेक्निक आपको ध्यान रखना, ये सभी टेक्निक यूज़ करी गई थी जब हमने इक्टोकार्पस के सीक्वेंस को, इसके मतलब जीनोम को सीक्वेंस किया था, मतलब इसकी पूरी संरचना के बारे में स्टडी किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट द फ्लैजेलर सिस्टम ऑफ जॉइट। जॉइट का मतलब भाई गैमीट या स्पोर्स, सभी दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। तो जो फ्लैजेलर सिस्टम होता है जहाँ से फ्लैजेला एराइज होते हैं उनके बारे में क्या बात सही है। पहला पॉइंट है, इक्टोकार्पस गैमीट्स एंड स्पोर्स करेक्टराइज बाई 2 फ्लैजेला विद लैटरल लेंसेज। चाहे गैमीट हो चाहे आपके स्पोर्स, दोनों में क्या 2 लैटरल फ्लैजेला हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। एक को विप्लेस कहते हैं, दूसरे को टेंसिल बोलते हैं, सही बात है गाइस। दूसरा पॉइंट है कि जो टेंसिल फ्लैजेला होता है, जो बड़ा फ्लैजेला होता है, वो कहाँ पे होता है, वो उसका काम होता है आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए, ओरिएंटेड फॉरवर्ड, और इक्विप्ड विद उसके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स पाए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं, एंड प्रोपेल्स द सेल विद मेंडरिंग बीट्स, ठीक है। मेंडरिंग बीट मतलब जैसे ही अपना चलता है तो आगे की तरफ मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो विपरीत फ्लैजेला है वो ओरिएंटेड होता है ऑब्लिकली, मतलब पीछे की तरफ बैकवर्ड, एंड इसके ऊपर कोई भी मैस्टिगोनीम्स मतलब छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। डी स्टेटमेंट है कि विपरीत फ्लैजेला जो होता है पैसिवली ड्रैग्ड। पैसिवली ड्रैग्ड का मतलब कि उसमें कोई ज़्यादा शुद्ध बुद्ध नहीं होती गाइस, वो बिल्कुल पैसिवली फ्लैज्ड करता है, मतलब मूवमेंट तो होती है मगर उस मूवमेंट का कोई असर पूरे सिस्टम पे नहीं होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है ये लैटरली बीट करता है और इसके बाद एकदम इसमें 180 डिग्री की चेंजिंग होती है इसकी मूवमेंट में। ये बात देखी गई, मतलब जा रहा है इधर राइट को एकदम लेफ्ट को हो जाता है, ये बात देखने बहुत ही रेयर केसेस में। तो ये बात ई स्टेटमेंट सही है कि जो बातें हैं वो सभी सही हैं, ऑल ऑफ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्टेट जो फिलामेंट होता है लाइक दैट, देखिए ये थैलस है इसका, ये वाला ऐसे करके थैलस होता है, ठीक है, ये प्रोस्टेट वाला है और ये इरेक्ट वाला है। तो प्रोस्टेट जो फिलामेंट होते हैं वो डेवलप फर्स्ट, और इरेक्ट फिलामेंट जो होते हैं उनके बाद इनका इस वाले पार्ट से इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है गाइस। फ्यू डेज इफ ग्रोथ कंडीशन आर फेवर, जब ग्रोथ कंडीशन सही रही तो प्रोस्टेट से इरेक्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद बी, मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कैरिड बाई अपराइट फिलामेंट। मोस्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अपराइट फिलामेंट, मतलब इक्टोकार्पस के जो ये वाले होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ये वाले जो फिलामेंट होते हैं अपराइट फिलामेंट, ठीक है, इनके थ्रू इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। स्टेटमेंट सी है, द बेसिक लाइफ हिस्ट्री आप जो लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी है वो हम किस स्पीसीज से करते हैं गाइस, आपको पता है इक्टोकार्पस सिलिक्लोसिस से करते हैं। तो कह रहा है बेसिक लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इक्टोकार्पस सिलिक्लोसिस इन्वॉल्व्स एन अल्टरनेशन बिटवीन द स्पोरोफाइट, जो कि आपका कैसा है गाइस, डिप्लाइड है, और डायोसिस भी शो करता है, उसमें डायोसिस गैमेटोफाइट आते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब जो अल्टरनेशन होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और आपका डायसिस गैमेटोफाइट। डायसिस गैमेटोफाइट का मतलब होगा उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसमें कैसा होता है, वो जीनोटिपिक टाइप का होता है, मतलब हैप्लॉइड फेज पर डिसाइड होता है सेक्स। और इसके बाद एक डी स्टेटमेंट है कि जो एक केवल प्लांट हार्मोन के बारे में पता चला है कि जो साइटोकाइनिन होता है जो स्पेशली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है डेवलपमेंट ऑफ एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट पे, और दूसरे हार्मोन्स इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है स्पोरोफाइट की ग्रोथ में। ये भी स्टेटमेंट सही है, सो करेक्ट स्टेटमेंट आपका ई। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइफ साइकिल फीचर ऑफ द एक्टोकार्प। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल फीचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है गाइस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। पहला पॉइंट है जॉइंट। जॉइंट बाई स्पोर्स अग्रीमेंट, जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उन्हें हम जॉइंट कह सकते हैं। फ्रॉम प्लूरिलोकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द जनरेशन फॉर्मिंग देम। स्पोरोफाइट में कंटेन एसेक्सुअल स्पोर्स दैट डायरेक्टली रिप्रोड्यूस स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है। वाइल जबकि गैमेटोफाइट दे कंटेन गैमेट, दे फ्यूज एंड मेक जायगोट एंड देन फिर स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है गाइस। ये बहुत ही लंबा सेंटेंस जरूर है मगर इसमें बहुत ही सिंपल है, पूरी लाइफ साइकिल का एक पार्ट बता दिया कि जो स्पोर और गैमेट्स होते हैं उनके बारे में बताया कि जो स्पोर्स होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव आपके प्लूरिलोकुलर गैमेटोजेनिक ऑर्गन में बनते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं और डिफरेंट फार्मिंग, जैसे ही बताया ना कि अनस्पोरोफाइट पे दे कंटेंट सेक्सुअल जू स्पोर्स, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और कोई बात नहीं है, स्पोरोफाइट में बने थे, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब स्पोरोफिटिक फिलामेंट में बने तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। जबकि गैमेटोफाइट में जो बनते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद फिर वो स्पोरोफाइट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बी स्टेटमेंट है कि पार्थेनोजेनेसिस ऑफ अनफ्यूज्ड गैमेट, जो गैमेट फ्यूज होने से रह जाता है और पार्थेनोजेनेसिस के बाद उससे न्यू स्पोरोफाइट बनता है, उसके बारे में बात कर रहा है गाइस। पार्थेनोजेनेसिस ऑफ अनफ्यूज्ड गैमेट विच डेवलप इनटू हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेटिक स्पोरोफाइट विच मार्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। कह रहा है कि जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनता है वो स्पोरोफाइट और जो एक एक्चुअल तरीके से स्पोरोफाइट बनता है उनमें मार्फोलॉजिकली से कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और स्टेटमेंट सी कह रहा है लाइफ साइकिल जनरेशन इज नॉट डिटरमाइंड रिजिडली बाय प्लॉइडी। प्लॉइडी का लाइफ साइकिल पे कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें जो गैमेटोफाइट है वो आपका गैमीट्स हैं केवल, और जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर आपके खुद स्पोरोफिटिक फिलामेंट और गैमेटोफिटिक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब है यहाँ पे केवल गाइस गैमीट्स से। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जो चेंजिंग होता है, जो में ट्रांजिशन होता है, वो उस पर प्लाइडी लेवल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, मतलब प्लाइडी लेवल के थ्रू वो डिसाइड नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लॉइड फेज के थ्रू होता है, मतलब जीनोटिपिक होता है। इसके अलावा हेट्रोब्लास्टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फेट। देखिए आप स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स, मियोफोर, जो आपका हैप्लॉइड होता है वो वाला। हेट्रोब्लास्टी आप स्पोर्ट्स फ्रॉम यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलपिंग आइदर इनटू गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है, वो पहले गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, फिर गैमेटोफाइट से गैमीट बनेंगे एंड देन फिर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर आपका ए। ये सभी क्वेश्चन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं अबाउट द एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। थोड़ा लंबे जरूर लग रहा है, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्टोकार्पस लाइफ साइकिल, देखिए इन एक्टोकार्पस लाइफ साइकिल इफ ए गैमीट डज नॉट मीट ए गैमीट, वही बात रिपीट कर रहा है कि गैमीट हमने बताया ना कि अगर फ्यूज नहीं हो पा रहे अपोजिट सेक्स से तो पार्थिनोजेनेसिस में आकर पार्थिनोजेनेसिस होगी और गैमेट डेवलप हो जाएगा पार्थिनोस्पोरोफाइट में, जो कैसा होगा, इनिशियली हैप्लॉइड होगा। गाइस देखिए इन्फॉर्मेशन कितनी, इनिशियली हैप्लॉइड, फिर वो एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम है इंडोर रीडुप्लीकेशन, इसके थ्रू इसकी प्लाइडी कैसी हो जाएगी, डिप्लाइड, जैसे कि एक्चुअल है। अलॉन्ग मियोसिस 2 आकर इसके बाद उसमें फिर मियोसिस हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, जब डिप्लाइड हो जाए तो मियोसिस हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द इरेक्ट फिलामेंट ग्रोज एंड प्रोफ्यूजली ब्रांचेस टू प्रोड्यूस मैच्योर थैलस, सही बात है। जो देखो आपका इरेक्ट फिलामेंट है मतलब ऐसे फिलामेंट, इसके बाद ये वाला फिलामेंट निकले, ये खूब सारे प्रोफ्यूजली रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे प्रोफ्यूजली और एक मैच्योर थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे, बिल्कुल सही बात है गाइस। ऑप्शन सी में हम बात करते हैं द डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ स्पोरोफाइट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स दैन इट produces a basal system, profuse system consisting of round and elongated cells before producing the upright filament of the earth। कहने का मतलब जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो जो प्रोग्राम होता है प्रोफ्यूसली वाला, इस वाले थैलस इतना पार्ट बनने में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज़्यादा होती है, फिर ये वाला जो थैलस बनता है जो इरेक्ट वाला, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। कहने का मतलब इस सिस्टम के फॉर्मेशन में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। डी ऑप्शन में बात करते हैं एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट कैन ड्राइव फ्रॉम जाइगोट। देखिए एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट कहाँ से बनता है, जाइगोट्स, और जाइगोट कहाँ से है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, जिन्होंने जो कहाँ से बने थे, टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड इंडिविजुअल, मतलब जाइगोट। कैन डेवलप पार्थेनो, ये पार्थेनोजेनेटिकली भी बन सकते हैं, कौन, जो ये बने थे
और सिंपल वे में एक अपोजिट सेक्स के फ्यूजन के थ्रू बन सकते, दोनों तरीके से। तो मगर हम नाम अलग देंगे, अगर सिंपल तरीके से बने तो ये स्पोरोफाइट कहलाएगा, और अगर पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बना तो आप इसे पार्थेनोस्पोरोफाइट कहेंगे। बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर आपका ये। यहाँ पे भी सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, इनमें यदि फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस के बारे में सेंटेंस देखिए, काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं इसमें। गैमिटोफाइट इज मोर रेमिफाइड देन दैट ऑफ द स्पोरोफाइट। मतलब जो गैमिटोफाइट होता है वो मोर रेमिफाइड है। गैमिटोफाइट का मतलब यहाँ पे क्या रह जाता है? गैमिटोफाइट का मतलब यहाँ पे गैमिट से रह जाता है, और वो रेमिफाइड देन स्पोरोफाइट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। गैमिटोफाइट तो मोर रेमिफाइड, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। गैमिट्स को ही गैमिटोफाइट यहाँ बोल रहा है। गैमिटोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट, मतलब गैमिटोफाइट का मतलब गैमिट, जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं वो मोर रेमिफाइड होते हैं, मोर सिंप्लीफाइड होते हैं देन स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है गैमीट रिजेंबल माइटोफोस्पोर इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मोटिलिटी। हमने आपको बताया जो गैमीट्स होते हैं जो पिलोरीलोकुलर स्पोंजियम बनते हैं, और उधर पिलोरीलोकुलर स्पोंजियम बनने वाले माइटोस्पोर्स। ठीक है, देखिए ये पिलोरीलोकुलर गैमेटिंजिया में बनते हैं, और ये माइटोस्पोर पिलोरीलोकुलर स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो कहने का मतलब दोनों की जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है कि पिलोरीलोकुलर गैमेटिंजिया और पिलोरीलोकुलर स्पोरेंजिया वही सिमिलर होती है, तो उनके अंदर बनने वाले जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। मगर देखिए प्लाइडी में डिफरेंस है, माइटोस्पोर डिप्लाइड होता है और गैमेट आपका हैप्लाइड है। मगर ऊपर से कैसे है, साइज एंड मोटिलिटी की बात कर रहे हैं, उनमें सिमिलर है, मगर प्लाइडी में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 सी में कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट इज रिच इन हेट्रोक्रोमेटिन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है उसमें हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा होती है। देखिए आपने अभी जब देखा होगा कि जो पार्थेनोजेनेसिस होती है उसमें मोस्टली फीमेल गैमेट जो होता है वो पार्थेनोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। क्यों? उसमें हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा नहीं होती है। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब बेकार वाला पोर्शन जो बेस्ट होता है, जो किसी चीज़ को मतलब जीन सीक्वेंसिंग मतलब कंट्रोल नहीं करता है, ट्रांसक्रिप्शन जैसे कहते हैं ना, एक्सप्रेशन में मदद नहीं करता। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है कि बेस्टेज डीएनए मटेरियल। एंड डी स्टेटमेंट है प्रोडक्शन ऑफ द यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया इज टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर और सैलिनिटी डिपेंड हो। 2 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑफ द यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया मतलब कहने का मतलब स्पोरोफाइट पे जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, स्पेशली स्पोरोफिटिक फिलामेंट पे, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं वो सैलिनिटी डिपेंडेंट भी होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सभी सही हैं, ई स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ऑफ द इक्टोकार्प। देखिए रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का मतलब भाई स्पर्म और जो आपके गैमीट्स हैं उनके फ्यूजन के बारे में सेंटेंस होगा। फिजियोलॉजी ये होती है गैमीट एंड स्पोर्स हैव कॉनकेव डिप्रेशन, इससे पहले भी आया था, रखते हैं बिल्कुल। और इस आइस के बाद इसमें क्या होता है, इस वाली जगह में सोइलिंग ऑफ द जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर फ्लैजिला का जो सूजा हुआ पार्ट होता है सोइल्ड वाला, वो यहाँ पे फिट हो जाता है। कहने का मतलब ये किसी चीज़ के रखने की जगह होती है। कॉनकेव डिप्रेशन मतलब गड्ढा होता है, जैसे हम आपको बना के दिखाएं लाइक दैट। ये पियर शेप आपको बना के दिखाते हैं, ये आपका इस तरीके से होते हैं, ये आपके ये लाइक दैट, यहाँ से आपके स्पोर्स निकल रहे हैं, ये छोटा सा स्पोर्स बड़ा, तो यहाँ पे कह रहे हैं गड्ढा होता है इस तरीके से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव डिप्रेशन। और इसमें क्या होता है, जो सोइलिंग वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, वो इसमें रख जाता है। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल सही है। पॉसिबल फंक्शन ऑफ द आई स्पॉट, जो आई स्पॉट आपने पता हमेशा ये जो होता है लाइट को सेंस करता है। जो पॉसिबल फंक्शन ऑफ द आई स्पॉट इज टू रिफ्लेक्ट करना एंड फोकस करना इंसिडेंट लाइट ऑन टू द साइट ऑफ फोटो रिसेप्शन। जो आई स्पॉट का काम होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना और इंसिडेंट लाइट को फोकस करना, कि जैसे लाइट आ रही है उससे अपना मैचिंग करना, मतलब से फोटोसिंथेसिस करे, क्योंकि दे आर फोटोसिंथेटिक होते हैं। और सी स्टेटमेंट है द गॉल्जी ऑपरेटर्स ऑफ द माइटोस्पोर। माइटोस्पोर का मतलब है जो डिप्लाइड वाले, जो गॉल्जी ऑपरेटर जो होता है, जो मतलब बेसिकली जिसका काम होता है सिक्रीशन करना। गॉल्जी ऑपरेटर्स ऑफ द माइटोस्पोर इज वेरी एक्टिव बोथ बिफोर एंड रिलीज। जब रिलीज से पहले भी एक्टिव होता है और रिलीज के बाद भी एक्टिव होता है। देखिए गॉल्जी का ऑपरेटर कहीं ना कहीं एनर्जी के फार्मेशन में भी इसका रोल होता है, आपको बता दें। दिस सिक्रेटरी एक्टिविटी में हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द एडिसिव रिक्वायर्ड फॉर द गैमीट एडिशन। जब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो ये गॉल्जी ऑपरेटर जो सिक्रीट करता है, क्योंकि सिक्रेटरी एक्टिविटी इसके लिए मानी जाती है। आपने जब पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, गॉल्जी ऑपरेटर काम होता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, जो बहुत सारे केमिकल सिक्रीट करता है। और वो केमिकल जो होते हैं गैमीट फ्यूजन मतलब जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम बहुत काम का होता है। इसके अलावा इसका जो सिक्रीशन होता है वो सिंथेसिस ऑफ द सेल वाल, जब सेल वाल के जो कंपाउंड होते हैं जिनसे सेल वाल बनते हैं उन कंपाउंड के सिक्रीशन में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन जब उनसे नया प्लांट बनता है, जब नए नए मटीरियल की जरूरत होती है, क्योंकि नया पार्ट बनना है तो नए सेल वाल की कवरिंग चाहिए, तो उस टाइम ये इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। चाहे वो बिफोर या रिलीज, मतलब जब ये अपनी स्पोरेंजिया के अंदर बंद है तब भी एक्टिव होता है, और रिलीज होने के बाद भी गॉल्जी ऑपरेटर्स काफ़ी एक्टिव होता है। किसमें? माइटोस्पोर्स में।
और डी स्टेटमेंट है सेवरल डिक्टियोसोम आर प्रेजेंट इन द गैमीट एंड स्पोर। डिक्टियोसोम का भी काम गाइस जो क्या होता है एनर्जी से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत तेज स्विमिंग करते हैं और जल्दी जल्दी जर्मिनेट होकर अपने जो दूसरे पार्ट बनाते हैं उनमें एनर्जी का और दूसरे जो कंपाउंड होते हैं मतलब सेक्रेटरी एक्टिविटी दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिक्टियोसोम भी बहुत सारे होते हैं और गोल्गी ऑपरेटस भी बहुत सारे होते हैं, दोनों का एक ही नाम होता है गाइज, आपको बताएं सिमिलर डिक्टियोसोम और गोल्गी ऑपरेटस एक ही चीज़ होती है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट ये। अब लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थाइलस ऑफ इक्टोकार्पस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इक्टोकार्पस का जो थाइलस है मतलब जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड बॉडी, उसके बारे में हम अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पोरोफाइट मतलब जो अपराइट फिलामेंट लाइक दैट, देखिए ये वाला है ना, ये पूरा स्पोरोफाइट कहलाता है, ये सब स्पोरोफाइट है। ये कैसा है डिप्लॉयड है, ये इंपॉर्टेंट अलग है। इस पर जो ये फिलामेंट है इसे स्पोरोफिटिक फिलामेंट बोलते हैं, ये अप्लाइड होता है, और ये आपका अप्लाइड फिलामेंट इसे गैमेटोफिटिक फिलामेंट बोलते हैं। तो कह रहे हैं स्पोरोफाइट मतलब जो इसके अप्लाइड फिलामेंट है ये वाले प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए क्या क्या, पिलूरीलोकुलर स्पोंजिया और यूनिलोकुलर स्पोंजिया, ये इसकी बात कर रहा है, दोनों इस पर डेवलप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है अपराइट फिलामेंट आर स्पोरोफाइट रिजेंबल दोज ऑफ द गैमेटोफाइट। जो अपराइट फिलामेंट होते हैं मतलब स्पोरोफिटिक फिलामेंट वो गैमेटोफाइट से सिमिलर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों फिलामेंट आपस में सिमिलर होते हैं, बट लेस ब्रांच। जो स्पोरोफाइट होता है वो लेस ब्रांच होता है, गैमेटोफाइट ज़्यादा ब्रांच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैमेटोफाइट ज़्यादा ब्रांच होता है और जो एंगल ऑफ ब्रांचिंग होता है वो लार्ज होता है, बट स्पोरोफाइट पे जो ब्रांचिंग का एंगल होगा बड़ा क्यों होगा, क्योंकि उस पर कम ब्रांचिंग है तो एंगल बड़ा हो जाएगा, जबकि गैमेटोफाइट पे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो एंगल छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट है शायद। स्टेटमेंट सी में बात करते हैं, नोट दैट देयर आर नो कॉन्सेप्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द डिप्लॉयड जाइगोट ड्राइव्ड स्पोरोफाइट और सिंगल जो पार्थेनोस्पोराइट बन जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते मॉर्फोलॉजिकली। देखिए हमने पार्थेनोस्पोराइट के बारे में हेप्लाइड क्यों लिखा, शुरू में जब बनता है हेप्लाइड होता है, बाद में इंडोर रिडुप्लिकेशन के थ्रू ये खुद को डिप्लाइड कर लेता है। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जाइगोट ड्राइव्ड स्पोरोफाइट और पार्थेनोस्पोराइट में मॉर्फोलॉजिकली कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं होता है। बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट इक्टोकार्पस स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है सिक्रीट डिफ्यूजिबल फैक्टर, एक डिफ्यूजिबल फैक्टर सिक्रीट करते हैं मतलब केमिकल सिक्रीट करते हैं कहाँ, इनटू मीडियम दैट कैन इंड्यूस गैमेटोफिटिक इनिशियल मतलब म्यूस्पोर्स। ठीक है, टू स्विच स्पोरोफाइट। एक सिंपल सी बात है कि जो इक्टोकार्पस का जो मेन प्लांट बॉडी होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, और उसके ऊपर क्या होता है स्पोरोफिटिक फिलामेंट भी होते हैं, साथ में कुछ गैमेटोफिटिक फिलामेंट भी होते हैं। ठीक है गाइज, अब कहने का मतलब ये है कि स्पोरोफिटिक फिलामेंट होता है उससे एक केमिकल निकलता है, और वो केमिकल का काम क्या है, वो गैमेटोफाइट जो दूसरा स्टेटमेंट जो फिलामेंट है जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक फिलामेंट, उस पर गैमेटोफिटिक इनिशियल्स का मतलब हुआ आपके म्यूस्पोर्स उसके अंदर बंद हैं, गैमीट बंद हैं उसके अंदर। गैमेटोफिटिक इनिशियल का मतलब क्या होगा, जो आपके म्यूस्पोर्स है जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर बंद हैं, जो क्या बनाएंगे गैमेटोफाइट को बनाएंगे। तो कह रहा है म्यूस्पोर्स को रिलीज करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है कि म्यूस्पोर्स कहता है कि ये निकल के बाहर जाए और आपस में फ्यूज होने के बाद या नहीं फ्यूज ना हो, डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाएं जर्मिनेशन ट्यूब के थ्रू और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करें। ये कौन करता है, ये स्पोरोफिटिक फिलामेंट में जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जो स्पोरोफाइट है वो उस पर केमिकल सिक्रीट होता है जिसे हमने नाम दिया डिफ्यूजिबल फैक्टर। और वो डिफ्यूजिबल फैक्टर केवल ये करता है कि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया हैं उनके अंदर जो स्पोर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूस्पोर्स, उनसे कहता है कि ये स्पोर रिलीज हो जाए और ये होने के बाद जर्मिनेट हो और आप गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात ऐसा होता है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट गाइज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो गाइज करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज।